आप सबको प्रणाम करता हूं। और एक अच्छी सूचना यह है कि नगर पालिका और रावण दहन समिति के बजट में निर्धारित जो मालाएं थीं और गले थे वो दोनों समाप्त हो चुके हैं। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। बहुत महनीय मनीषी मंच पर हैं और मंच जैसा बार बार हिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक आध वीर रस का कुदा दिया तो हो सकता है हम भी इनके पास ही हों। काफ़ी बड़ी सूची हम मुझसे पूर्व संचालक जी ने बोली। जिन श्रोताओं के नाम छूट गए हों वो पर्ची भिजवा सकते हैं। ऐसा लग रहा था जितने सामने हैं सबके ही नाम बोलने हैं। जो इस तरफ लोग खड़े हुए हैं, आप अगर बैठ जाएं तो हमें अच्छा लगेगा। रात भर का मामला है। ईश्वर ने आपको खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। उसका उपयोग करें और टिका दें। हाँ, बैठ जाओ। इधर के लोग भी बैठ जाएं तो अच्छा है। हाँ, नहीं आप रहने दीजिए। पुलिस वाले मित्रों से निवेदन है, आप रहने दीजिए। ये हम व्यवस्था बना लेंगे, आप मत बनाइए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां पुलिस ने बनाने की कोशिश की, कमबख्त ऐसी बिगड़ी कि आज तक नहीं सुधरी। सामने भी लोग बैठ सकते हैं चाहें तो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो। ये कवि जिनके परिचय भाई बैरागी जी ने कराए हैं आपसे, इस व्यस्त समय में आज इस जगह पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नीचे से कुछ निकला। अतिथि लोग भी अगर सामने आ जाएंगे बिछवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कवि मित्रों से निवेदन है कि वो आगे आ जाएं। हाँ बिल्कुल, सीएमओ साहब ने कहा है कि हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। भाई अब्दुल गफ्फार गवाही देंगे कि यहाँ हो सकता है कि कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं रहती हों, लेकिन कलकत्ता में, दिल्ली में और महानगरों में अगर धन कविता सुनता है तो इन सड़क के चौराहों पर बैठी हुई मालवा की जनता ये सूचित करती है कि मंदसौर जैसी जगहों पर मन कविता सुनता है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। ये भाई सुरेश बैरागी जी से तो आप परिचित हैं, आपके नगर का गौरव हैं, देश दुनिया में जाते हैं। वो उस कोने में एक युवा कवि है जो कवियों का महेंद्र धोनी है, जानी बैरागी। बैरागियों के कुल में 3 बड़े कवि हुए, आदरणीय बाल कवि बैरागी, सुरेश बैरागी और जानी बैरागी। ये जानी बैरागी का सौभाग्य है कि वो बाल कवि बैरागी के कुल में पैदा हुआ। हालांकि उनसे पूछा जाए तो वो इसे दुर्भाग्य भी बता सकते हैं। लेकिन जानी एक ऐसा अद्भुत कवि है, उसे आपने पहले शायद सुना हो या न सुना हो। मैं उसे जब जब सुनता हूं तो मुग्ध हो जाता हूं। वो बिल्कुल धोनी की तरह आक्रामक बैटिंग करता है। पिच कैसा ही हो, गीला हो, तब भी सही बॉल उसके ठप्पे पर आती है। और वो एक ऐसा कवि है जिसके बारे में मैं सदा ये कहता हूं कि जानी बैरागी एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसके छूटने का स्टेशन पता है, पहुंचने का स्टेशन पता नहीं है। मैं आज आपको घोषणा करता हूं, मैं बताऊंगा नहीं कि कितना मानधन है, लेकिन मेरा जितना भी पेमेंट है, अगर कोई रात भर में सुन के ये बता दे कि जानी बैरागी किस एक रस का कवि है, मैं सारा पेमेंट उस श्रोता को देके चला जाऊंगा। क्योंकि पिछले 5 साल से मैं ही खोज कर रहा हूं कि ये किस रस का कवि है। एक हमारे और मान्यवर कवि आए हुए हैं, सरपट जी। आदरणीय सरपट जी यहाँ पर हैं। चांद से लग भी रहा है कि काफी सरपट हैं, लेकिन भले आदमी हैं और आज कविता सुनाएंगे आप सबको। मैं उन्हें खुद सुनूंगा, पहली बार सुनूंगा। उनका भी आप तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। एक नई शायरा इस मंच पर हैं, सबिया असर। दरअसल जामवंत, इसको बिठाओ जामवंत को। भैया ये मीडिया वाला तो नहीं है, चैनल के तो नहीं है? फिर मैं हाथ जोड़ देता हूं, पता नहीं गर्दन किसकी लगा दें और नीचे किसे जोड़ दें। बाद में कल दिल्ली जाके जवाब देना पड़ेगा, नहीं मैं तो प्रोग्राम में ही गया था। क्योंकि भोपाल के आसपास और मालवा में बड़ी सीडी बनती है ऐसी जो दिल्ली तक हिला देती है। भैया मीडिया देते हो, अब एक कुर्सी ले लो कहीं से और बैठ जाओ आप, बड़ी कृपा हो। वो पीछे जो हमारे मित्र हैं उनको दिख नहीं रहा। जैसे ही मैंने शायरा का परिचय कराया उन्होंने हल्ला मचा दिया। बोले यार दिख भी नहीं रहा, इसी चक्कर में तो वैष्णो देवी भी नहीं गए थे।
सबिया असर भोपाल से आई हैं, जो खूबसूरत तालाबों के लिए मशहूर है और शायरा हैं उर्दू के मुशायरों की। आज इस रावण दहन समिति के मंच पर एक अद्भुत प्रयोग ये भी है, इसके लिए भी ये कवि सम्मेलन विशिष्ट है कि पूरी दुनिया में और देश में हमारा कुछ भी संदेश जाता हो, लेकिन चौराहे पर बैठी हुई जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुओं के इस महोत्सव काल में जब सारे उत्सव एक साथ समग्र हो गए हैं, तब हमारे घर के दूसरे दोस्त, हमारे घर के दूसरे अपने इस महोत्सव को मनाने के लिए आए हुए हैं। भाई अब्दुल गफ्फार साहब का यहाँ होना, अना दहलवी का यहाँ होना और सबिया असर का यहाँ होना ये सूचित करता है कि जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। वो आपके मंच पर हैं। एक बीच में ये पार्थिव शरीर पंडित विश्वेश्वर शर्मा, ये मुंबई से आयात किए गए हैं। वह पंडित जी आपसे इतना निवेदन है कि बीच बीच में हिलते रहना, ताकि जनता को पता लगे कि निद्रा है कि चिर निद्रा है। काफी वयोवृद्ध कवि हैं। मेरा जनता से निवेदन है कि आज पंडित जी को ज्यादा सुने, क्योंकि हम लोग तो जवान हैं, अगली साल भी आ जाएंगे। नहीं, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मतलब आ नहीं पाते हैं, मुश्किल से आते हैं। लेकिन दोस्तों, गीत के माहौल से, गीत के हाशिए से कहीं कुछ नाम देश भर में चलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्मों में ऐसे गीत लिखे जो उस समय पर भी अपने विधा में सबसे आगे थे, आज भी अपनी विधा के जनक हैं। हिंदी की पैरोडी विधा जिसे हिंदी साहित्य ने भी स्वीकार कर लिया है प्रतिगीत कहकर, उसके इस समय के सबसे बड़े व्यक्ति जिन्होंने उसे शुरू किया हिंदी कवि सम्मेलनों में, और जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पंडित जी के गीत गुनगुनाए होंगे। शायद इस महफिल में कोई ऐसा आदमी ना हो जिसने हजारों बार उनके गीत फिल्मों के ना गुनगुनाए हों। जब उन्होंने कहा चल सन्यासी मंदिर में, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, होना मोहल्ले में हल्ला केवड़िया ना खटकाना, इतने बड़े बड़े गीत। और जब अभी पिछले दिनों चाइना गेट में उनका गीत बजा, मैं तो पिया की गली जिया भूल आई रे, ऐसे अद्भुत गीत लिखने वाले मुंबई माया नगरी के पंडित विश्वेश्वर शर्मा हिंदी कवि सम्मेलन की व्यावसायिकता के लिए जिस पैरोडी विधा को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए, उन्होंने अपनी उस बाध्यता को इस साध्यता के साथ सिद्ध किया कि आज पैरोडी की सारी विधाएं उनके सामने नतमस्तक प्रकट होती हैं। मैं चाहता हूं कि मंदसौर के जितने लोग हों वो एक बार पंडित जी के सम्मान में आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और ये अना दहलवी, ये पिछले वर्ष भी आई थी। आओ पप्पू, आओ बेटा, बहुत टाइम पर आया, बैठ जाओ। हाँ, कहीं भी बैठ जाओ, जब आदमियों में बैठना तो सही, सब एक जैसे हैं, इसमें क्या चोर, इसमें क्या सिलेक्शन कर रहा है? ये कोई मंच पे बैठना जैसे थोड़ी है कि पंडित जी दोनों के बीच में ही बैठे। नहीं, पंडित जी को मैंने जानबूझ के वहां बैठने दिया। अना दहलवी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा नहीं, पंडित जी को बिठाइए। बोली क्यों? मैंने कहा देखो तुम नहीं समझोगी, जब इन्वर्टर पुराना हो जाए तो बैटरी नई लगनी चाहिए ताकि लोड ठीक उठता रहे। लेकिन ये इधर इतने हाई वोल्टेज है कि हो सकता है फूक भी ले। लेकिन पंडित जी ठीक हैं, आप चिंता मत करना। पंडित जी, अब्दुल गफ्फार के रूप में मैंने एक सर्किट भी लगा रखा है, जो भी उड़ेगा यही फ्यूज उड़ेगा, इधर लोड नहीं पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार एक बहुत अद्भुत वीरस के कवि हैं दोस्तों। दिवाली और ईद ने गले मिला, त्योहार गले मिले तो पूरी दुनिया से ये सवाल आया कि हिंदुस्तान में तारीख त्योहारों को गले मिला देती है, ये हिंदू और मुसलमान क्यों गले नहीं मिलते? लेकिन 20 साल से एक आदमी ने हिंदी कवि सम्मेलनों में राष्ट्रीयता की वो अलग जगाई, न जाने कितनी मस्जिदों के फतवे, न जाने कितने इमामों के कोप जिसे एक आदमी ने सहन किए, वो इस मंच पर हैं रसखान और रहीम की परंपरा के। और मैं सदा कहता हूं कि राजनीति के लोग यहाँ बैठे होंगे, हमारे पार्षदगण बैठे हैं, जो इनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें। अपना पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत बांटने के लिए हम लोग आए हैं। और हिंदी कवि सम्मेलन को सदा शीर्षक देते हुए इन चौराहों पर मैंने ये कहा, रावण दहन का कवि सम्मेलन है,
अभी दिवाली गई और ईद साथ गई। जब मैंने पवित्र नवरात्रि के व्रत रखे तो मेरे मुसलमान दोस्तों ने रमजान के रोजे रखे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पारायण किया अपने व्रतों का, और तब कहा कि आप लिखकर देखिए अंग्रेजी में रमजान, रमजान शब्द राम से शुरू होता है, दिवाली अली पर समाप्त होती है। हिंदी मंच से मैं ये पंक्तियां पढ़ूं तो पूरे सदन की तालियां हाथ उठाकर गूंजे, ताकि आज का महोत्सव का शीर्षक रख सके इस मंदिर के सामने, जहां से भगवान शिव की अनंत रश्मियां इस मंच तक पहुंचती हैं कि दिवाली में अली बसें। ये संकल्प जाए, आपकी तालियां दिल्ली की राजनीति के बहरे कानों तक पहुंचे कि दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। अब्दुल गफ्फार उस परंपरा के व्यक्तियां बैठे हैं। आदरणीय भाई साहब जगदीश सोलंकी जी, जो पिछले 30 वर्षों से युवा कवि हैं, जवानी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी खड़ी करके भूल ही गए हैं। मैं सदा, अभी अन्ना जी कह रही थी कि हमारे बहुत आदरणीय हैं ये, मैंने कहा ध्यान से, लड़की है, आदरणीय जरूर है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप यकीन माने कि मैंने बरसों उन्हें आपकी तरह नीचे बैठकर सुना है। एक वक्त था कि वो रात को चले जाते थे कवि सम्मेलन में से कविता पढ़ के। एक वक्त था कि जब टीवी पर DD1 एक चैनल होता था अकेला, और CPC के प्रोग्राम में कभी उनकी मुक्तक वो गाते थे, कभी दिए के आगे पल दो पल बर्बाद कर लेना, पतंगा जब जले कोई तो हमको याद कर लेना। शुरुआती नाकाम मोहब्बतों में मेरे बहुत सारे खतों में उनकी बहुत सारी गज़लों की पंक्तियां गई हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बड़ा अच्छा रहा कि पंक्तियां ज़्यादा अच्छी थीं, इसलिए पंक्ति हिट हुई, प्रेम प्रसंग फूट गया। आदरणीय जगदीश भाई साहब के साथ रात को मंच पर बैठना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप सबके लिए भी ये महत्वपूर्ण पल है। वो पहले भी यहाँ आते रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरा सदन उनके लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करे। ये 2 युवा कवि हमारे पास और हैं। बाल कवि अनिल बेधड़क, यही नाम है बेटा? बहुत अच्छा। ये बैरागी जी के इलाके का काम है। बाल कवि बैरागी जी, सुरेश बैरागी जी के बच्चे भी कविताएं लिख रहे हैं। इस बच्चे, बोलो बोलो, कुछ बोला क्या नीचे से किसी ने? नहीं, बोलिए बोलिए, बस नीचे से थोड़ा सा कम आवाज़ आए, क्योंकि नीचे से जो आवाज़ निकाली जाती है उसे आयुर्वेद में वायु विकार कहते हैं। तो इसके लिए किसी विशेष चिकित्सकीय सलाह की ज़रूरत है। ये भी हमने कविताएं सुनाएंगे। मैं निवेदन ये कर दूं आपसे कि एक बहुत सफल कवि सम्मेलन कुछ वर्ष पहले इसी जगह पर हुआ था। तब दिशा मंच की इधर की तरफ थी, आज इधर है। मंदिर सामने है, आप सब सामने हैं। देश में हिंदी भाषा ने केवल 2 चीजें हैं जिनको भगवान माना है। केवल 2 शब्द हैं जिनके पीछे जनार्दन लगता है। एक ईश्वर के पीछे जनार्दन लगता है, एक जनता के पीछे जनार्दन लगता है। जनार्दन और जनार्दन के बीच में ये मन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये व्यस्त समय है कवि सम्मेलनों का, कवि लोग थके हुए हैं। केवल आपकी तालियां, आपका उत्साह, आपकी सुनने का कौशल, उनमें वो चेतना भर सकता है जिसके लिए वे विख्यात हैं। ये कवि आप तक पहुँचे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि माँ की वंदना हो जाए। हम माँ से अनुमति ले लें और फोटोग्राफर एक फ़ोटो खींच ले ताकि मैं हाथ जोड़ सकूँ। बैठ जाओ तुम। नहीं, तुम बैठो सही। ऐसा लग रहा है जैसे देश की दशा शोचनीय है और तुम्हारी शोचनीय है। बस एक बोतल रखवाने की देर है। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें, शुरू करें। देश में विभिन्न तरह का राजनीतिक माहौल है। टिप्पणियां लेकर हमारे कवि आए हैं जो आप तक पहुंचेंगी। एक कवि सम्मेलन में आपने मनोरंजन धर्मिता देखी थी, ये कवि सम्मेलन भी मनोरंजन का होगा। लेकिन मेरा मन है कि जिन बड़े नामों से कवि सम्मेलन जुड़ा हुआ है, जिन बड़े लोगों का ये शहर है, ये क्षेत्र है, उनकी अस्मिता भी हमारे ध्यान में रहे और कवि सम्मेलन मनोरंजक होने के साथ साथ अपनी साहित्यिक गरिमा की सुरक्षा भी करे। मैं विशेष रूप से जो हमारे दक्षिण पंथ और वाम पंथ में लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, इनसे भी मन चाहता हूँ, क्योंकि ये इस तरह बैठ गए जैसे बैठ नहीं आए हैं शुरू से ही, हाथ वाथ बांध के। आप लोग भी उत्साहवर्धन करें, तालियां वालियां बजाते रहें। मैं जानता हूं कि कुर्सी पे बैठने के बाद अकल थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप तालियां वालियां बजाते रहें। ज्यादा फायदे में हो रहे तो नीचे बैठ गए। मैं अन्ना दहलवी से निवेदन करूं कि वे माँ की वंदना करें, जो स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री है। उससे अनुमति लें कि आज की रात कविता की रात हो, आपके आनंद की रात हो, रसवर्षा की रात हो। और ये सुरेश बैरागी के कौशल से जो देश के महत्वपूर्ण और व्यस्त कवि
एक साथ एकाग्र हो पाए हैं इस मंच पर, इसका पूरा रसपान उनको पहुंच सके। जो आगे लोग बैठे हैं और जो उधर पीछे खड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आज के इस कवि सम्मेलन को इतनी स्फूर्ति दीजिए कि पुनः एक बार अविस्मरणीय कवि सम्मेलन के रूप में ये याद रखा जाए। मेरे इस प्रस्ताव पर एक बार पूरा सदन, जहां तक मेरी आवाज जाती हो, ताकि उस उत्सव धर्मिता की सूचना कवि सम्मेलन को मिल सके, एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए, जोरदार तालियां बजाकर सूचित करें आप इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ को। और अना दहलवी से निवेदन कि वे मां की वंदना करें। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। आप सभी प्यारे प्यारे सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। इस पावन मंच पर बैठे हुए सभी कविगण कवित्री बहन, उनको प्रणाम करती हूँ। मुझे जो काम सौंपा गया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा क्रम है। माँ की वंदना कर सकूँ, ऐसा कोशिश करती हूँ कुछ शब्दों को जोड़कर मैं माँ की वंदना कर सकती हूँ कि नहीं, ये तो माँ मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वंदना मेरी सफल हो जाए और ये कवि सम्मेलन इसी से सफल हो पाएगा। मैं सबसे पहले आपको जो त्यौहार गुजरे हैं दोनों, उनकी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और चार पंक्तियाँ उसी जैसे दिवाली गए साल भी आई थी और इस साल भी आई। डॉक्टर साहब ने बताया, आप भी समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि इससे बड़ी कौमी यकजहती नहीं हो सकती। ऊपर वाले ने हमको ये बताया कि ईद और दिवाली एक साथ आई, इसका मतलब हम दोनों को दोनों त्यौहार एक साथ एक दूसरे से गले मिलकर मनाना चाहिए। चार पंक्तियाँ आपको देती हूँ, फिर वंदना करती हूँ, सुनिएगा। त्योहार की तरह यहाँ गुजरे हर एक पल, देखूं मैं जिस दिशा में मोहब्बत की दीद हो। त्योहार की तरह यहाँ गुजरे हर एक पल, देखो मैं जिस दिशा में मोहब्बत की दीद हो। मालिक यही दुआ है कि हिंदुस्तान में, मालिक यही दुआ है कि हिंदुस्तान में हर रात हो दिवाली, हर एक ईद हो। हर रात हो दिवाली, हर एक सुबह ईद हो। और अब मैं माँ की वंदना करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ वाकई अच्छी लगें तो मुझे अपनी तालियों से और अपनी दाद से मुझे नवाजिएगा। कैसे तेरे करो वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। कैसे तेरे करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ मां शारदे, ओ मां शारदे। गीत गीत में, छंद छंद में, शब्द शब्द में भर दे प्राण। ओ मां शारदे, ओ मां शारदे। और बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गूंगे बोलों को सुर दे, वीणा वाली माँ भर दे। गूंगे बोलों को सुर दे, वीणा वाली माँ भर दे। तेरी पुजारन आए हैं, थाल शब्द का लाए हैं। मन का दर्पण तुझ पे अर्पण, दे दे मुझे वरदान। ओ मां शारदे, ओ मां शारदे। कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान। ओ मां शारदे। और ये बंद भी सुनेगा। गूंगे बोलों को सुर दे, गूंगे बोलों को सुर दे, वीणा वाली माँ भर दे। तू ही मेरी दृष्टि है, तू ही जग की सृष्टि है। तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। ध्यान है तू ही, मान है तू ही मेरा अभिमान। ओ मां शारदे,
माँ शारदे। और आखिरी बंद जो मुझे भी पसंद है, मंच का खास तौर पर ध्यान और आशीर्वाद चाहती हूँ, आपसे ताली के रूप में आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। सांसों में है ले तेरी धड़कन धड़कन जय तेरी, सांसों में है ले तेरी धड़कन धड़कन जय तेरी, अज्ञानी हूँ शिक्षा दे माँ भिक्षा दे, तेरा आशीर्वाद मिले तो हो जाऊं धनवान, ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। कैसे तेरी करूं वंदना, अक्षर अक्षर है बेजान, ओ माँ शारदे, ओ माँ शारदे। क्या पढ़ोगे? बहुत अच्छे। पता जम जाएगा, उसका सर्किट इसी तार से डाला जाएगा। गफ्फार सोच रहा है कि दोनों ही जम जाए, अना दहलवी और मैं भी। अना दहलवी ने भगवान के मंदिर के सामने वर मांगा है, इंशाअल्लाह इस सेशन में मिल जाएगा। आइए इस कवि सम्मेलन को विधिवत प्रारंभ करें। पहले कवि को आमंत्रित करें, वो बच्चा है छोटा सा और उसे कविता सुनानी है। नीचे वो मुझसे मिला बड़े आत्मविश्वास के साथ, उसने मुझे कहा कि मेरा नाम बाल कवि बेधड़क है, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा कि मैं बाल कवि बैरागी जी का फ़ैन हूँ, तुम बाल कवि हो इसलिए मैं तुम्हारा भी हो गया आज से। उसके अंदर जो आत्मविश्वास है, मुझे पता नहीं वो क्या सुनाएगा, लेकिन अच्छी आश्वस्ति है कि मैं मालवा और इस मध्य प्रदेश के अंचलों में जब कभी आता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ कि छोटे बच्चे कवि सम्मेलन सुन रहे हैं या कविता सुनाने आए हैं। महानगरों में हमारे सामने ये संकट है कि छोटे बच्चे ने कविता सुनना बंद कर दिया है। उसके सामने कविता के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं जिनमें वो लगा हुआ है, बहुत सारे नृत्य हैं, बीड़ी जलाइले और भी कई सारा तरह के कौतुक हैं, जिनमें से एक यहाँ होना था नहीं हो पाया, जिसके लिए फिर हम लोग आए हैं। कोशिश करेंगे कि आज हम ही जलवा पाएं। छोटे बच्चे को सुनिएगा, मन से सुन लीजिएगा। मैं अब भी देख रहा हूं कि अभी भी चूंकि देरी से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, आपका दोष नहीं है, प्रतीक्षा में आपका उत्साह काफी नीचे आ गया है। अब कवियों पर जिम्मेदारी है कि वो आपके उत्साह का पुनर्जागरण करें, जिस उत्साह के साथ आप यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन कहीं कहा निदा फाजली साहब ने कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। आपकी दाद मिले, पूरे समूह का समर्थन मिले, शेर समझ आए उनका तो निदा फाजली के लिए वहां उठे आपकी। हमसे किस तरह अच्छा है छोटा बच्चा कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये बच्चे हैं, नासमझ, लेकिन उन बड़े समझदारों से अच्छे हैं जो देश के शीर्ष मुकुट कश्मीर के मुख्यमंत्री पद को संभालने जैसी बड़ी गद्दी पर बैठकर देशद्रोहियों की वकालत करते हैं और ये कहते हैं। मुझसे किसी ने कहा कि साहब वो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि अकेले अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको भी होनी चाहिए, दोनों को साथ लगाओ काम पे। हाँ, अच्छा वो बोलने लगा साहब अफजल को फांसी पे। मैंने उनसे पूछा पत्रकारों ने कि साहब आप वकालत क्यों कर रहे हैं? बोले साहब कांग्रेस का जो वातावरण है, कांग्रेस का जो मन और मानसिकता है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, मुझे पता भी नहीं है कि किस पार्टी का बोर्ड है या कौन विधायक है, मैं नहीं जानता, ना जानना चाहता। हम सिर्फ जनता के लोग हैं। एक बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश यहाँ कभी आते थे, स्वर्गीय हो गए पिछले वर्ष। उन्होंने कहा था, भाई अब्दुल गफ्फार बैठे हैं उस परंपरा के, उन्होंने कहा था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और अगली 2 पंक्तियों पर अभी तक आपकी वो तालियां नहीं आई। डॉक्टर उर्मिलेश को सूचना हो कि उनके वंशवाही आज भी रात को रोज उन्हें याद करते हैं, आपकी तालियां इतनी बड़ी हो। उन्होंने कहा कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानवतावादी दृष्टिकोण है, ये तो कांग्रेस मानवतावादी पार्टी है, इसलिए एक आदमी को फांसी से बचाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के बड़े सबसे बड़े आका के दरबार में
हिंदुत्व का एक बड़ा नेता जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकाता, वीर सावरकर। बुजुर्ग लोग जानते होंगे, 10,000 हिंदुओं को लेकर बिड़ला मंदिर के बाहर 10 दिन पड़ा रहा। 3 बार हाथ जोड़ने गया गांधी जी के कि गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है, एक बार लॉर्ड इरविन से कह दीजिए कि इन लड़कों को माफ कर दे। गांधी ने कहा कि मैं हिंसा का रास्ता अपनाने वाले बच्चों को माफी नहीं मंगवा सकता हूं। ये वो कांग्रेस है जिसके वकालत आज करने वाले लोग आए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, बड़े लोग समझते हो, मुझे नहीं पता किस राजनीति के लोग सुनते हैं, लेकिन वो निर्लज्ज आवाजें सुनती हो वहां तक, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस दिल्ली पर राज्य करने के लिए, भोपाल पर राज्य करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये मध्य प्रदेश के सड़क चौराहे पर, यहाँ बस स्टैंड पर बैठी हुई वो जनता है जिसके बारे में आपका एक अहंकारी राजा कहता था कि राज्य में सरकारें और चुनाव सड़क बनने से नहीं जीते जाते, प्रबंधन से जीते जाते हैं। इसी मध्य प्रदेश की जनता ने एक बटन दबाया और उस राजा को बताया कि राजा को भिखारी और सन्यासिनी को रानी कैसे बनाया जाता है। इसी मध्य प्रदेश ने बताया। तब कहता हूं, आप तक पहुंचे तो उस बच्चे की अगवानी हो कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अफजल को फांसी हो ना हो, लेकिन मैं इस बेशर्मी पर रोता हूं कि पूरे देश से एक आवाज नहीं है, एक पार्टी के अलावा कोई ये कह सके कि देशद्रोही को फांसी मिलनी ही चाहिए, बल्कि चौराहे पर मिलनी चाहिए, यहां मिलनी चाहिए जहां यह कवि सम्मेलन है। और आपका आक्रोश गूंज जाए तो पूरा सदन आक्रोशित होकर तालियां देता कि वहां तक पहुंचे कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। अच्छा हुआ कि उस दिन आतंकवादी अंदर नहीं घुसे, वरना ये गुलाम नबी आजाद उस समय संसद सदस्य के रूप में अंदर बैठा हुआ था। भगवान करता कि ये भी चला जाता उन गोलियों की बौछार में। कि बुलंदी का नशा, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है। अब आपका आक्रोश उमड़े तो हाथ खुले पूरे सदन के। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। हिंदी का कवि सम्मेलन इसीलिए अनुकरणीय है, इसीलिए हजारों लोग रात भर सुनते हैं कि अखबार एक बार को झूठ बोल सकता है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अखबार भी अपनी तरह से लिख सकते हैं, ये चैनल अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये कवि सम्मेलन जो आपकी तालियों के भरोसे खड़ा होता है, ये रात में केवल एक जिम्मेदारी उठाता है, सच बोलने की। सच बोलने का साहस अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन सच को स्वीकार करने की हिम्मत उनमें होती है जो ईमानदार होते हैं, जिन पर जमीन पर बैठने का कौशल प्राप्त होता है। आप नीचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये मंच ऊंच पर है, आप नीच पर हैं। यहाँ व्यापारी लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे तराजू में जिस पलड़े का घनत्व ज्यादा होता है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वो नीचे झुक जाता है, जो हल्का होता है वो थोड़ा ऊपर होता है। इन्हें संभालना आपकी जिम्मेदारी है। आइए सबसे छोटे कवि को आमंत्रित करूं, सबसे युवा कवि है, इसलिए सबसे ज्यादा तालियां मिलें। आपकी इतनी तालियां उस बच्चे को मिलें कि कल वो इन बड़े कवियों के साथ देश के दूसरे कोनों में जाकर मंदसौर का नाम भाई सुरेश बैरागी की तरह लिखवा सके। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा अनिल बेधड़क का। चालक नहीं आएंगे तब कवि सम्मेलन कहाँ से होगा। ये बैठे आ रहे हैं कार्यक्रम करने, एक मैडम बैठी थी पास में, इनकी सीट में मैं बैठा था पास में, तो मैडम जा रही रतलाम। बैठे बैठे अभी क्या है कि ऐसा सोचिए कि इनका सिर उन मैडम के सिर पे चला जाए तो मैडम चिल्लाने लग जाएगी जोर जोर से कि ये क्या कर रहे हो भाई साहब। अगर इसका विपरीत हो जाए कि मैडम का सिर इनके कंधे पे चला जाए तो ये कहाँ उतरेंगे, मंदसौर नील रतलाम। तो ऐसा हुआ, इसका नाम कवि सम्मेलन लेट हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूँ, कविता सुनाता हूँ। कविता है वीरस की। जैसे कहा कि देशद्रोहियों को गोली मार देनी चाहिए, उसी हिसाब की कविता है। कविता है कि देशद्रोहियों को सिर्फ जेलों में ना डाले जाए, उनके संग क्रूरतम व्यवहार करना चाहिए। कि फिर कोई इनकी फिरौती में न मांग बैठे, इस बात का तो भी विचार लेना चाहिए। कि ना रहेगा मांस तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय को स्वीकार लेना चाहिए। कि ना रहेगा बांस तो बजेगी नहीं बांसुरी भी, मेरी एक राय
उग्रवादियों को कैद खाने न ले जाते हुए मुठभेड़ में ही गोली मार देनी चाहिए, कि मुठभेड़ में ही गोली मार देनी चाहिए। दिल्ली की सफाई में 2 बात और कि देश के गद्दार जो भी जेलों में पड़े हैं उनके देशद्रोही रक्त को निचोड़ देना चाहिए, और अपनी ही जननी की आन पे जो उठती हो ऐसी शर्महीन आंखें फोड़ देनी चाहिए, और एकता को खतरा हो जिनके जहर से भी ऐसे जहरीले दांत तोड़ देना चाहिए, और उग्रवादियों की धमकियों को सुनकर कांप उठे ऐसे नामर्दों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ऐसे नामर्दों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बहुत अच्छे। 4 पंक्ति और आखिरी अंतिम पंक्ति कि कविता कहानी, ध्यान दीजिए, मैं ध्यान दूंगा, तालियों का आशीर्वाद आपके साथ, कि कविता कहानी छंद गीतों में सुनाता हुआ चंदनों के बीच पाया जाता काला नाग है, कि आज राजधानियों की जंगलों को 60 बाट बगुलों की टोली का सरदार एक काग है, तो बुझाने वालों के मुट्ठी में बखूबी लिखा आज जनता की ही लगाई हुई आग है, कि 2 मुख्यमंत्री एक तस्करे से हार गए, लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है, लोकतंत्र की छवि पे बदनुमा दाग है। एक बार क्या होता है, एक गरीब बाबा रहता है, काफी ज्ञान है इस बच्चे को, बता रहा है कि ऐसे नामर्दों को गोली मार देना चाहिए। बहुत अच्छे बेटा। अब वो रहता है तो क्या कहता है, वो बहुत गरीब रहता है, तो वो क्या कुछ मांगता है लोगों से, लोग उसे कुछ भी नहीं देते। फिर एक डाकू आता है, जो डाकू आता है उसे सोने की चीजें दे देता है, बहुत सारी कड़े वड़े जितने भी वो चुरा के लाता है सब दे देता है। तो कहता है कि मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों को दे देता हूँ। तो वो कहता है मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, ला मैं अमीरों को लूटता हूँ। बहुत अच्छे। बच्चा कुल मिला के ठीक ठाक कवि सम्मेलन की गति पे है। उसने कवि सम्मेलन की आदिम संस्कृति के अनुसार काव्य पाठ चुटकुले से शुरू किया, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बहुत पारंगत है अपने काम में, इसका भविष्य उज्ज्वल है, घर वालों का अंधकारपूर्ण। बताओ भाई, जब कवियों के साथ बैठेगा तो कैसे होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। इस देश की यही मस्ती है और यही आनंद है। ये बच्चा बस हो सकता है ये किसी विशेष प्रयोजन से कवि सम्मेलन के लिए तैयार किया हो घर वालों ने, क्योंकि जब ये वीरता की ऐसी बातें करता होगा तो उनका भी मन करता होगा 11-12 बजे निकल ले तो ठीक है। पता पड़ा किस दिन पिताजी ने लाइन सुन ली कि ऐसे नामर्दों को गोली मार देना चाहिए। अभी ज्ञान मामला, लेकिन बच्चे ने सबसे बड़ी बात ये नहीं है, बात ये नहीं है उसने क्या सुनाया, बात ये नहीं है कि उसका कथ्य कैसा है, बात ये नहीं है कि उसमें सत्य कितना है, बात यह है कि इतनी हजारों की भीड़ में जिस माइक के सामने खड़े होने पर बड़े बड़े कीर्तिवान लोग लटपटा जाते हैं, वहाँ जिस कौशल, जिस सामर्थ्य, जिस आत्मविश्वास के साथ ये खड़ा हुआ है, उससे सिद्ध होता है कि भारत के सांस्कृतिक महाकवि कालिदास मालवा में ही पैदा हुए थे। मैं मालवा की मिट्टी के इस बेटे के लिए चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उसका सम्मान करें बहुत मन से। ये सबसे कम उम्र का कवि, इसने कविताएं सुनाई आपको। मैं चाहता हूँ एक और कम उम्र का कवि इस मंच पर है, मैं उसकी बची हुई उम्र की बात कर रहा हूँ। भाई राम गोपाल दादा सरपट, ये धार से आए हैं, धार से। मध्य प्रदेश में एक नगर है धार, जहाँ के 2 लोग बड़े प्रसिद्ध हुए, एक राजा भोज और एक गंगू तेली। राजा भोज नहीं रहे, दादा आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर दादा को आमंत्रित कीजिए, दादा सरपट। सुनील जी अग्रवाल का मेरे पास फोन आया और उन्होंने इस कवि सम्मेलन में आने की स्वीकृति चाही, तो मैंने स्पष्ट रूप से उनको इनकार कर दिया और ये कह कर के इनकार किया कि आज के इस मौजूदा परिवेश में मैंने समय का अभाव है, काम का दबाव है और संघ का प्रभाव है, इसके चलते
मैंने आजकल कविता लिखना छोड़ दिया। फिर भी इन्होंने कहा कि मैंने आपको सुना था इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो मैं इस मंच से कविता लिखना क्यों छोड़ा, मैंने अपने जीवन की अंतिम कविता लिखी और मंदसौर के सुधी श्रोताओं और मंच को मैं ये पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि आजकल मैंने, जगदीश जी, आजकल मैंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, अपने जीवन को नया मोड़ दिया है। इस नए मुकाम पर मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं, सर्वाधिक व्यस्त हूं। समय का अभाव है, काम का दबाव है, संग का प्रभाव है। रोज सवेरे जाता हूं, पंक्ति में लग जाता हूं, सोए से जग जाता हूं, माता के गीत गाता हूं। मुझे ध्यान है पंक्ति में खड़े रहना, वीर से अड़े रहना और नित्य एक ही काम करना कि व्यक्ति से पंक्ति का, वाह, व्यक्ति से पंक्ति का, पंक्ति से व्यक्ति का, व्यक्ति से शक्ति का और शक्ति से भक्ति का और भक्ति से जगति का निर्माण करना। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आशीर्वाद चाहूंगा कि भक्ति से जगति का निर्माण ही मेरा, तुम्हारा और हम सबका धर्म होना चाहिए। और रगों में जमा लहू अब गर्म होना चाहिए, रगों में जमा लहू अब गर्म होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं अपनी पुरानी कविताएं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं कि नेता की पत्नी को सपना आया। जी ठीक है। कि नेता की पत्नी को सपना आया, सुबह उठकर पतिदेव को सपना सुनाया कि रात को मुझे सपने में सांप ही सांप दिखे और उसके बीच में आप ही आप दिखे और उसके बीच में आप ही आप दिखे। जैसे ही दिखे आप, मैं चिल्ला उठी, बाप रे बाप, केचुओं के बीच में सांप। अच्छा है। तो पति ने पत्नी को मारा एक चांटा, ऊपर से डांटा कि पतिदेव अगर सांप सपने में नजर आएंगे तो नेता पंचमी के दिन हमें कौन दूध पिलाएंगे, नेता पंचमी के दिन हमें कौन दूध पिलाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। हमने मूल रूप से व्यंग और व्यंग की धार देखिए कि हमने बरसात में एक छतरी देखी होगी, घोड़े पे उगती है, जिसको बोलते हैं हम कुकुर मुता। क्या बोलते हैं? कुकुर मुता। तो घूरे पर, कि घूरे पर छतरी उगाना केवल कुत्तों का ही बूता है और उस छतरी को हम कहते हैं कि ये कुकुर मुता है। वाह। कि घूरे पर छतरी उगाना केवल कुत्तों का ही बूता है और उस छतरी को हम कहते हैं कि ये कुकुर मुता है। और समाज में गुंडे उगाना, देखिए व्यंग किस प्रकार से बनता है कि समाज में गुंडे उगाना केवल पुलिस का ही बूता है और उन गुंडों को हम कह सकते हैं कि ये पुलिस बूता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक कुकुरमुत्ता और उगा दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक। बहुत अच्छे। दादा राम गोपाल सरपट, बहुत अच्छी शुरू में उन्होंने कविता सुनाई कि साहब वो मैं इसलिए नहीं लिखता कि समय का अभाव है और संग का प्रभाव है। शुरू में भाषा उनकी ऐसी लग भी रही थी, उसे भी सुना देंगे, आप चिंता न करो। बहुत बढ़िया। राम गोपाल जी की पहली कविता की भाषा बिल्कुल ऐसी थी, लग रहा था संघ का प्रभाव है। राम गोपाल जी, मैंने भी 1 वर्ष तदीय कार्य बद्धा कटियम करी है। आदमी की स्थिति आरएसएस में और भाजपा में जुड़ के इतनी संस्कारित हो जाती है,
अभी मुझे एक भाजपा का अपना कार्यकर्ता मित्र मिला, संघ का, अविवाहित। वहां ऐसे ही होते हैं ज्यादातर, वो कुछ तो करते नहीं है, कुछ के कर्म ऐसे होते हैं कि होती नहीं है। वो अलग से बौद्धिक लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई 30 साल का हो गया, संघ में कैसी भाषा हो जाती है आदमी की। अबे मैंने कहा 30 साल का हो गया, इस बार शादी वादी कर ले। तो गंभीर होकर बोला, देखो भाई साहब, कर रहा हूं विचार, आए तो हैं कई बहनों के प्रस्ताव। मैंने कहा फिर तो हो गई तेरी, फिर तो तेरे यहाँ रात को भी पहली रात यही होगा कि वंदे मातरम से शुरू होगा और जनगण मन पे विसर्जन। अद्भुत किस्म का संस्कार ऐसा भर जाता है। मैं तो भागा वहां से, मैंने कहा तो ज्यादा गड़बड़ मामला है। मैं एक ऐसे कवि को आपको सुनवाता हूं जो आनंद वर्षा का कवि है। बस उसे थोड़ी देर के लिए आप बुद्धि प्रयोग करके मत सुनना। जानी बैरागी एक ऐसा कवि जिसे सुनने के लिए आप कोई बुद्धि मत लगाना, क्योंकि उसने लिखते में ही नहीं लगाई। राजौत से आपके बीच है, देश भर में जा रहा है। इतना मशहूर हुआ हिंदी कवि सम्मेलनों में कि एक कवि सम्मेलन में बनारस में इसको सुनकर महेंद्र सिंह धोनी ने इस जैसे बाल रखे। ये लोग गलत कहते हैं कि इसने उस जैसे रखे, वो दूरदर्शन पे दिखता है इसलिए बिकता है, इसने पहले रखे। भाई जानी बैरागी, उससे निवेदन करता हूं कि वो प्रारंभ हो, प्रस्तुत हो और अपना क्रियाकलाप, स्वागत आप देखिएगा कहां से शुरू होगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा इस मॉडल के लिए। अभी तो पढ़ने जा रहा क्या अखाड़े में? ये सब ना करना पड़ता है। ये माइक तो वैसे बराबर साइज का ही था, पर इसको मतलब क्या ये ऊपर नीचे करने से ऐसा भ्रम बना रहे आपका भी कि ये नया नया नहीं है, कई टाइम से कर रहा है ऐसा ऊपर नीचे। मतलब देखो एक बात है, ये आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर दूं कि मैं कोई नेता वेता की बात नहीं करूंगा। ये भाई साहब ने कुकुर मुत्ता और नेता ने अपने को हाथ जोड़े यार, ठीक है। अपने बाप का बिगाड़ा क्या इन्होंने? नहीं, अपने कर्म की सजा अपन भुगत रहे, हम काई के लेके। अफजल गुरु अफजल गुरु अफजल गुरु, पूरा देश मतलब परेशान। अरे अफजल गुरु को फांसी, अफजल गुरु को फांसी, अफजल गुरु को फांसी, फांसी फांसी चिल्ला के उसको फांसी नहीं हुई, लोगों को खांसी हो गई। नहीं, अफजल गुरु ने क्या किया? देश की धरोहर संसद के ऊपर उसने एक हमला किया, आतंकवादी हमला अफजल गुरु ने करवाया। तो जिस संसद के अंदर बैठे हुए 560 सांसद जिस दिन बाहर निकल के एक साथ एक आवाज में कहते उस दिन अफजल गुरु को फांसी क्या उसका कत्लेआम हो सकता है। परंतु अपने को देखो, ये अफजल गुरु को फांसी मिले, फांसी सोयाबीन काटने के लिए मजदूर नहीं मिले ढंग से यार। भारत जानिया, बढ़िया बेटे बढ़िया। सोयाबीन काटने में मजदूर नहीं मिल रहा है। मतलब मेरा ये कहना है, मतलब कुल मिला के कि ये फोगट की बातें हैं, इन बात में दम नहीं है। और आप इतने भावुक लोग हैं, मेरे को इस बात का दुख नहीं है मेरे को कि अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि भ्रष्ट नेताओं को सजा नहीं मिली, मेरे को इस बात का दुख है कि पाकिस्तान को गाली दो तो आप ताली बजाओ। 2 कौड़ी का पाकिस्तान, और अपन इतने भावुक लोग हैं। 5-7 वर्ष पहले बिल क्लिंटन आया हिंदुस्तान में, उस बिल क्लिंटन के सम्मान में मतलब अपन ने करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए, परंतु उसने हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पिया, पीने का पानी तक साथ में लेकर के आया। तब मुझे लगा कि यार जिस व्यक्ति के सम्मान में हमने करोड़ों रुपए बिगाड़े वो हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पीता है। जानी बैरागी कहना चाहता है कि बिल क्लिंटन तू दुनिया का सबसे बड़ा दादा है, शायद या तो हम उसकी अमेरिका की दादागिरी से डरते हैं या फिर हमारा आतिथ्य सत्कार हो सकता है। बिल क्लिंटन जिस देश का पानी नहीं पी सका हिंदुस्तान का, तो दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली था। वरना जिस देश के अंदर गंगा बहती है, गंगा की एक बूंद भी तेरे मुंह के अंदर चली जाती तो तेरा भाग्य बदल जाता और मोनिका लेविंस्की का लगा हुआ दाग तेरे ऊपर से धुल जाता। मतलब अपन भावुक लोग कुल मिला के आया बोला अमेरिका अमेरिका अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका, 2 कौड़ी का अमेरिका।
है। पिछले दिनों जॉर्ज बुश आया, अपन इतना भावुक हो गए कि उसकी आंखों के नूर हो गए। करोड़ों रुपए उसके सम्मान में बिगाड़ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। आगरा गया, जयपुर राजविलास होटल के अंदर रुका, दिल्ली में मोरिया शेरेटन होटल के अंदर रुका, बंबई में रुका, 5 दिन की यात्रा करी। करोड़ों रुपए हमने उसके सम्मान में बिगाड़ दिए। हम इतने भावुक हो गए, हम वो आया तो हम उसकी आंखों के नूर हो गए, और हम अमेरिका गए तो वो पूरी तरह से शक्ति कपूर हो गए। हिंदुस्तान से पता नहीं कौन कौन मंत्री मिनिस्टर गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह रक्षा मंत्री, तो मतलब कपड़ा तक उतरवा दिया एरोड्रम पे। अरे मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं? अरे बोले ये चेक कर रहे हैं। मैंने कहा क्या चेक कर रहे हैं? बोले हो सकता है बम हम हो कपड़ों में। अरे मैंने कहा फिर ये अमेरिका काहे का दादा? दादा तू के दादा हम, हमारे कपड़ों के अंदर बम है। और पीछे तक हाथ खोलना, अमेरिका दादा, अमेरिका दादा, काहे का दादा अमेरिका? दादा तू के दादा हम, हमारे कपड़ों के अंदर बम। तू बड़ा के हम बड़े, हम तो कपड़ा झटक दे तो बम गिर पड़े। काहे का दादा? वो बेवजह उसको बना रखा अपन ने। कहने का मतलब ये है कि ये फोगट बात है। जबरदस्ती लोगों को भावुक कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि ये बस आ गई है अशोक, पीले कलर की गाड़ी है, और ये थोड़ा कलर अलग टाइप का है। नहीं, पीला कलर अलग ही होता है। आजकल इस देश के अंदर देखो, ये तो कुल मिला के बात ये है कि नहीं वो नेता वेता ने, मतलब नेता ये कर गया ने, भ्रष्टाचार कर गया ने, फलाने सरपंच ने इतने सड़े हुए गेहूं खा गया ने, अपने क्या लेना देना है? अरे बोलो यार वो 2 करोड़ लालू प्रसाद यादव 3 करोड़ का चारा खा गया। अरे वो 3 करोड़ का खा गया तो तुमने अभी तक क्या किया? वो 3 करोड़ खा गया, तुम 6 करोड़ खा के बताओ ना, खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ाते हो? यह हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी है, सरकारी संपत्ति, इसमें सबको अधिकार है। खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। अच्छा ये हिंदुस्तान की संपत्ति अपन नहीं खाएंगे तो कोई विदेश से आएगा खाने वाला क्या? ये ऑलरेडी अपने को ही खाना है, इसलिए अपने को मतलब ऐसी फोगट बातें करना नहीं है, दम नहीं है फोगट है। ये हो गया वो हो गया, सारा कुल मिला के कवि सम्मेलन आज की रात अच्छा होगा, और अच्छा होना भी चाहिए। सारे बड़े मंच के बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं कुल मिला के, हैं सारे। जगदीश भाई साहब हैं, पंडित जी, कुमार भाई साहब, बैरागी जी, और सारे बड़े कवि हैं। हालांकि 1-2 साल से मैं भी बड़ा ही हूँ, ऐसी बात नहीं। मतलब आपने इनको कई चैनलों पे देखा होगा, सब टीवी वावा वगैरह कई चैनलों पे आते हैं। मैं आजकल आज तक किसी चैनल पे नहीं आया, एक तो टाइम भी चाहिए आने के लिए, उसमें अपने पास इतना टाइम है नहीं, और कभी कभार आते हैं रात की 12-1 बजे डिस्कवरी पे। छोटे मोटे चैनल पे काम ही नहीं है राजा अपना कुल मिला के। मतलब हम ये फोगट बातें यार, अखबार का पन्ना उठा के देखो, हमारे यहाँ इतनी सारी समस्या है, और हम मतलब उन समस्याओं को लेकर के बातें कर रहे हैं। क्या लेना देना? ये जो कवि सम्मेलन दशपुर रावण दहन समिति एवं नगर पालिका मंदसौर, सही पढ़ गया हूँ वैसे मैं, बिल्कुल पढ़ना लिखना सही आता है। ये जो कवि सम्मेलन करते हैं ना, मतलब इसलिए नहीं करते हैं कि यहाँ मतलब आप ठंड में बैठो और दुनिया भर का टेंशन लेके जाओ, अफजल गुरु का टेंशन लेके जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब कि ऑलरेडी हमारे देश में इतने सारे टेंशन है पहले से, और हम दुनिया के टेंशन लेने के लिए बैठ गए हैं। अखबार का पन्ना उठा, हर एक महीने एक विश्व सुंदरी तैयार, पता ही नहीं चल रहा इनको विश्व सुंदरी का खिताब दिया किसने। इस बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगो, लोग माचिस नहीं दे रहे, इनको विश्व सुंदरी का खिताब कहाँ से मिल गया? मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। ऐश्वर्या राय आवाज आएगी नहीं पीछे तक, थोड़ी डंग से ताली वाली बजाना मत। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि ताली बजाना नहीं, आप या प्यारी लोग, आप भाई साहब ने कहा देखो माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की जरूरत क्या है? बहुत अच्छे, मतलब कब से कविता अच्छी लगे ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों बजाए? मैं आपकी तरफ हूँ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। ठंड में और सर्दी शुरू हो गई आजकल यार, आराम से जेब हाथ में रखो और बैठो, आप तो न मजे लो। मेरी तरफ से कोई टेंशन ही नहीं, मत बजाना भले, अपन तो कोई टेंशन पालते ही नहीं है। काई की ताली है? अरे बोले 4 पढ़ने पंक्ति आपके चरणों में सौंपता हूँ। काई की चरणों में? 4 दिन से मोजे सड़ रहे और चरणों में पंक्ति है? बहुत अच्छे। मतलब ये अपने से ये नहीं बनता है कुल मिला के, अपने बस में है ही नहीं यार ये।
भाई साहब बैठे हुए हैं, समिति के सदस्य अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं समिति के सदस्य समाज पार्षदों को 4 पंक्ति सौंपता हूँ, मंच पे बैठे हुए आदरणीय जगदीश जी इनको 4 पंक्ति सौंपता हूँ। काहे के लिए सौंपो? कुल मिला के पहले से तो 8 पंक्ति है ही सही। 4 पंक्ति जगदीश भाई साहब को सौंप दो और फिर सुबह में को बोले जरा देना वो 4 पंक्ति। तो ये नाटक अपने से नहीं होता है कुल मिला का। मतलब ओरिजिनलिटी यानी ओरिजिनलिटी जो है जानी मेरा की वो है। सुनो तो कुल मिला के ये है कि ये विश्व सुंदरी हर महीने एक विश्व सुंदरी बन के तैयार। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे संस्कार और संस्कृति को कितना पैरों तले रौंदा गया। ऐश्वर्या राय अब देखो आनंद लेना मजे लेना कुल मिला के मामला। हालांकि थोड़ी बहुत कविता में लिखना सीखा हूँ अब। मतलब हाँ, सीखने से मतलब ये थोड़ी कोई दूसरा लिख के दे रहा है, मैं लिखता हूँ। सुनो हाँ, ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ये मेरी माता बहनें बैठी है। थोड़ा डंग से आशीर्वाद दे देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि जीते रहो कुल मिला के। सुनो हाँ अच्छा, ये माता बहनों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट इतना खतरनाक। इनसे अगर ढंग से बात, जिनसे बात करना भी जरूरी, नहीं बात करो तो ये पड़ोसी से बात करे। समस्या कई है। मैंने मतलब नहीं ये जरूरी है। मैंने मेरी पत्नी से रात को कहा, बोला यार वो जो पड़ोस में रहती है कटे बाल वाली मैडम मेरे सपने में आई थी। बोले अकेली आई होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। ये कुछ भी जवाब दे देते हैं। और नहीं मतलब बहुत अच्छे, वाह अच्छा अच्छा तो कुछ नहीं, मैं तो ये पढ़ता ही नहीं हूँ। पर अभी ये मैं नहीं पढ़ूँ, मेरे बाद में लाख साहब पढ़े। ये कहने का मतलब कि ये है कि पद्य की नींव में जब गद्य रखा जाता था, आज कविता की नींव में जब लथीफे रखे जाते हैं। सब जानी बेरा की कुछ पंक्ति आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता है। आप आराम से सुनो, बीड़ी बीड़ी जलाओ, मजे करो और सुनो कविता। हाँ, उससे कॉन्फिडेंस आता है। सुनो ऐश्वर्या राय। अच्छा, इन सारी समस्या का मेन कारण ये है कि देश के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी। वरना अरे अपनी शक्ति सही जगह नहीं लगी, वरना हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता को जो आवाज उठाना चाहिए थी वो आवाज ही नहीं उठी है। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? आपको लगे कि कहीं सुरेश बैरागी जी ने सही चयन किया है और अगर ऐसा कभी कोई इस मंच पे बुला लिया है तो पूरा सदन एक बार हाथ खोलना। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी? और देश पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर समर्थन देना। हालांकि मेरे बाद गफ्तार साहब ये भी कह सकते हैं कि पांव उठा के समर्थन देना। तो भावुक मत बनना, अपन मालवे वाले हैं। भाई साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं, भाई साहब राजस्थान से हैं, कोई कहाँ से है, कोई बम्बई से, सब ठीक है। मालवा यानी मालवा क्या नहीं, मतलब राजस्थान का पैसा फेमस। आज देश के जो बड़े बड़े कवि हैं हिंदुस्तान के अंदर 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार का पेमेंट लेते हैं, सारे बड़े कवि हैं। उनको पैसा किसने दिया? राजस्थान को मारवाड़ी सेठों ने बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास में लाखों रुपए में बुक करते हैं। कुमार जी को भी 75,000 रुपये दिल्ली में दिए, मेरे को 80,000 रुपये दिए। 1 जीरो कम करना उसमें। बहुत अच्छे जानी, बहुत अच्छे। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। नहीं वो आपकी सुविधा के हिसाब से, जैसे भाई साहब को 70 दिए उसमें से आपकी सुविधा के हिसाब से 0 कम कर सकते हो। अपनी मर्जी पड़े इतने 0 बढ़ाओ और कम करो। यहाँ तो ऐसा ही है कुल मिला के। ये मामला पेमेंट का हो गया आजकल, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। कविता वो समंदर है जिसमें आदमी कोई इस पार जाता है, कोई उस पार जाता है और कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और ऊंचाइयाँ पा लेता है। किसी का यहाँ सब कुछ लिखना बेकार जाता है। सब जाने बेरा की ये अच्छी पंक्ति थी, आपने नहीं बजाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। बजाना भी मत। सुनो तो कहने का मतलब ये है कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? और जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी? इस देश की ये विडंबना तब जानी बैरागी आपके बीच में कहना चाहता है। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये वापस दूसरे नंबर वाली कविता हो भैया। नहीं वो मेरे को ध्यान नहीं रहता कौन सी वाली कब कहाँ पूरी हो रही है। एक साथ 5-7 कविताएं चलती है, पता ही नहीं चलता कौन सी कब पूरी हो गई। नहीं वो ऐसा होता है ना, जो बड़ा मेगा स्टार होता है, बड़ा स्टार होता है, जैसे शाहरुख वारूख वगैरह, इनको पता थोड़ी चलता कौन सी फिल्म कब हिट हुई और कौन सी कब पिटा गई। तो वो 5-7 फिल्में, अच्छा ये सलमान खान, शाहरुख खान बड़े स्टार, वो सलमान खान भी बेवकूफ़ था, 1 नंबर का बेवकूफ़, हिरन के पीछे बढ़ गया।
जोधपुर में हिरन मार दिया, उसने बेवकूफ ने ढंग से रामायण ही नहीं पढ़ी। रामायण पढ़ लेता ढंग से तो उस बेवकूफ को पता चलता। अहिंसा के हिंसा के ऊपर निकला हुआ पहला तीर प्रभु का, भगवान श्री राम के तर्कस से खींचा हुआ पहला तीर एक प्राणी की जान लेने के लिए। जय बाण लागत मृग गए सुरधामा। पहला बाण भगवान श्री राम ने मृग को मारा, हिरण को। रिजल्ट ये निकला कि सीता जी का हरण हुआ। सलमान खान ने हिरण को मारा, रिजल्ट ये निकला कि उसके हाथ से ऐश्वर्या राय चली गई। अब ऐश्वर्या राय के जाने में सियाराम जी का कोई रोल ही नहीं है इसमें क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि अपन मालवे के लोग बहुत भावुक। यही मैं कह रहा था कि राजस्थान का पैसा फेमस, राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपया सेठियों के पास में, करोड़ों रुपया। राजस्थान का कवि सम्मेलनों में पैसा फेमस, उत्तर प्रदेश की कविताएं फेमस, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद से लेकर के निराला, दिनकर, आज वर्तमान के मंचों के सारे कवि देख लो आप। डॉक्टर उर्मिलेश जी की बात कर रहे थे, जितने भी बड़े कवि, उत्तर प्रदेश की कविताएं फेमस, राजस्थान का पैसा फेमस, हमारे मालवे के अंदर टोटके फेमस। एक टोटके में काम हो जाए, काई का पाकिस्तान ने, काई का अमेरिका, 4 पंक्ति में मालवे में निपटा दे अपन। विश्वास कर जो हमारी बात रो, छोरो बेरा की जात रो, अपनो आयो ऐसो आधी रात रो, जैसे बेंजीर भुट्टो लायो नात रो। यहाँ टोटके काम करते हैं। तो ये अपन तो क्या है कि फगट दम नहीं इन बातों में, जितना आनंद इस बात में। तब मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। ये विश्व सुंदरिया है, विश्व सुंदरी का खिताब मिला इनको। ऐश्वर्या राय दूसरी पंक्ति में पूरा सदन आनंद लेना, मजे लेना। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। यूं ही मिल गया क्या खिताब। मामला जम रहा कि नहीं जम रहा। तो मैं यही कह रहा था अभी तक कि मामला सब टनाटन है, पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इस देश के अंदर कोई नहीं मानता है। यहाँ इस देश के अंदर काबिलियत नहीं देखी जाती है। वो हमारे कुमार साहब इधर से निकले बाजार में, तो एक मार्केट में एक आदमी 5 तोते लेके बैठा। भाई साहब ने नेताओं को इतनी सारी बातें करी। अब हम कौन से बोले लालू प्रसाद यादव, उसकी योग्यता क्या है, ये है फलाना, इससे मतलब नहीं, उसकी योग्यता से मतलब नहीं है। भाई साहब ने कहा बोले यार इस 1 नंबर वाले तोते की कीमत कितनी है। 2 मिनट तक मेरे से जुड़ना, मैं कविता आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। तोते वाले ने कहा बोले 100 रुपए। बोले किस बात के। बोले इसको गीता पूरी मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले दूसरे नंबर वाले तोते की कीमत कितनी। बोले 500 रुपए। बोले किस बात के। बोले इसको गीता और रामायण दोनों मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले तीसरे नंबर वाले तोते की कीमत। बोले इसके 1000 रुपए। बोले किस बात के। बोले इसको गीता, कुरान और रामायण तीनों मुँह जबानी याद है। इन्होंने कहा बोले चौथे नंबर वाले तोते की कीमत। बोले इसके 20,000 रुपए। बोले 20,000 किस बात के। बोले इसको गीता, कुरान, रामायण और बाइबिल चारों महाग्रंथ मुझे नहीं याद है। इन्होंने कहा बोले इस 5वें नंबर वाले तोते की कीमत कितनी। बोले इसके 50,000।